Good morning students, this is Pooja Saxena, Geography Department, Government College बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम आज नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति को विश्व पटल पर देखा जाए तो इसका प्रारंभ 1950 के दशक में मैक्सिको में माना जाता है और इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो कि मैक्सिको के वीट डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंचार्ज थे। वो एक जेनेटिक आर्किटेक्ट थे, ड्वार्फ वीट यानी बोनी प्रजाति के गेहूं के और उन्होंने डॉक्टर हाजर के साथ मिलकर 1950s में एक ब्रीडिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया इन सीड्स का, इन बीजों का। और नतीजा ये निकला कि अपूर्व सफलता प्राप्त की मैक्सिको ने 1951 में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से। और 1956 आते आते तो मैक्सिको आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से। So, seeds of the German Revolution, sorry, Green Revolution, were sown in early 1950s in Mexico. मैक्सिको में 1950 के पूर्वार्ध में हरित क्रांति को देखा गया इन बीजों के द्वारा प्राप्त परिणामों के अंतर्गत। लेकिन द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड by the then administrator of the US AID, William S. Gard, on 8th March 1968 in Washington, D.C., when he addressed the Society for International Development on the subject Green Revolution, Accomplishments and Apprehensions. यद्यपि 1950 में मैक्सिको में सर्वप्रथम गेहूं की बोनी प्रजाति के बीजों के निष्कर्ष के तौर पर हरित क्रांति को देखा गया, लेकिन इसे नाम हरित क्रांति यूएस एडमिनिस्ट्रेटर विलियम एस्गार्ड के द्वारा दिया गया, जब 8 मार्च 1968 को वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने एक रिसर्च पेपर रखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड एप्रीहेंशंस। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ? तो भारत में इन इंडिया द सीड्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर फर्स्ट field tested in the drought year of 1964-65. They were introduced to the Indian scientists by Dr. Borlaug in 1963. भारतीय वैज्ञानिकों को भी 1963 में डॉक्टर बॉरलॉग के द्वारा ही गेहूं के ये जो बीज थे उनसे परिचित करवाया गया। डॉक्टर बॉरलॉग ने उस समय घोषणा की, he had predicted in 1961 that India could double her wheat production in 1 decade. यानी एक दशक के अंदर, यानी 10 साल के अंदर भारत अपने गेहूं उत्पादन को दुगना कर लेगा, ऐसी भविष्यवाणी बॉरलॉग के द्वारा 1961 में की गई। So India received 100 kg seeds, each of 4 dwarf and semi-dwarf varieties. These seeds were planted in different soils in Delhi, Ludhiana, Pusa and Kanpur. भारत को 100 किलोग्राम बीज प्राप्त हुए बोनी और सेमी बोनी प्रजातियों के, और इन बीजों को विभिन्न मिट्टियों में लगाया गया, दिल्ली में, लुधियाना में, पूसा में और कानपुर में। और नतीजा ये हुआ, द यील्ड वॉज ओवर 4000 kg पर हेक्टेयर, विच वॉज अबाउट 4 times द यील्ड ऑफ लोकल वेराइटीज। जो स्थानीय किस्में थीं उनके द्वारा जो उपज प्राप्त होती थी का 4 गुना उपज इन बीजों के द्वारा प्राप्त हुई, लगभग प्रति हेक्टेयर 4000 kg। तो उसके बाद इन सीड्स की ये जो वेराइटीज़ थीं उन पर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और विभिन्न निरीक्षण हुए, और बाय इंडियन साइंटिस्ट इन अबाउट 100 डिफरेंट फार्मर्स फील्ड्स इन 1966 वर सोन। तो 1966 में 100 विभिन्न
किसानी खेतों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा इन बीजों को इम्प्लीमेंट किया गया और नतीजा ये निकला कि 1966 अबाउट 16,000 टन्स ऑफ सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड वर इम्पोर्टेड फॉर कल्टिवेटिंग अबाउट 4 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कि 16,000 टन बीज आयात किए गए 4 लाख हेक्टेयर भूमि में लगाने में. So, the production of food grains in 1967-68 was 25% higher than that of 1966-67. एक साल में ही ऐसा फर्क देखने को मिल गया कि 1966-67 की तुलना में 1967-68 में भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन था वो 25% बढ़ गया. तो ये जो ह्यूज इंक्रीज था वो किसी क्रांति से कम नहीं था. इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर हाजर ने कहा, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द फ्रेज generally used to describe the spectacular increase that took place during 1968 and is continuing in the production of food grains in India. उन्होंने कहा कि हरित क्रांति वो फ्रेज है जो कि 1968 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में इतनी विशिष्ट प्रगति के मद्देनज़र दी जा सकती है. सुधीर सेन जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा द ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ नॉट ए मिसनोमर नॉर इट्स अ फैंसी फ्रेज, इट इज़ ऑलरेडी मच अ रियलिटी. It has not only solved the food problem for India and other developing countries, but it has brought the solid assurance that the problem can be solved. So it has given them a breathing space in a period of spiraling population to come to grips with the problem and set their economic house in order. सुधीर सेन का भी यही कहना था कि हरित क्रांति ने न सिर्फ भारत और दूसरे विकासशील देशों में खाद्यान्न समस्या का समाधान किया, बल्कि एक ठोस विश्वास जगाया उन किसानों के मन में जो कि विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी, उनके अंदर एक विश्वास जगाया. तो देखिए हरित क्रांति का प्रभाव राइस, व्हीट और पल्सेस के अंदर आप देख सकते हैं. 1950-51 का उत्पादन, उसके बाद 1960-61 का उत्पादन, फिर 1970-71 का उत्पादन, 1980-81 क्रमशः बढ़ता हुआ. तो भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता दिलवाने में हरित क्रांति को उत्तरदायी माना जाता है. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन. जो हरित क्रांति रही उसके कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV ऑफ सीड्स, यानी ज़्यादा उपज देने वाली बीजों की किस्में. According to R.N. Chopra, the high-yielding variety seeds are major input of agricultural production under the Green Revolution technology. Their main characteristic in increased responsiveness to chemical fertilizers. Their period of maturing is short. It helps double cropping. Their short stems can easily carry fertilizer, load, resist wind damage. Their large leaf surface helps the process of photosynthesis. यानी अधिक उपज देने वाले बीजों का मतलब हरित क्रांति तकनीक के अंतर्गत ये माना जाता है कि वो रासायनिक उर्वरकों के प्रति प्रतिक्रियाशील होंगे, यानी वो उसका सपोर्ट लेंगे. उनका जो परिपक्वता का समय है वो छोटा होगा. साथ ही वो दो फसली उत्पादन को सपोर्ट करेंगे, उसमें सहायक बनेंगे. और जिनमें जो आघात सहने की क्षमता होगी, जैसे विंड डैमेज
जिनके पत्तों की जो सतह है वो बड़ी होगी ताकि प्रकाश संश्लेषण के लिए वो सहायक बने। ठीक है, तो HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, डॉक्टर सुनील कुमार मुंशी ने कहा दी HYV सीड्स वर परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन द इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन. All other inputs were linked with HYV. MS Swaminathan has remarked that apart from erasing the begging bowl image of our country, the most important gain has been the saving of forests and land thanks to the productivity improvement associated with high yielding varieties. The development of HYV seeds of wheat in 1960s and those of rice in 1969-70 laid the foundation for green revolution in India. तो अधिक उपज देने वाली किस्मों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा भारत में 1960 में गेहूं के उत्पादन में और 1969-70 में चावल के उत्पादन में. National Seeds Corporation भी फिर बना, NSC was established in 1963 and it undertakes the production of breeder seeds on its own farms and foundation and certified quality seeds through contact growers, agricultural universities, state seeds corporations and state farms corporation of India. तो जो NSC था उसने बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किया. उन्होंने विभिन्न एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और विभिन्न जो सीड्स कॉरपोरेशन थी उनको निर्धारित किया कि वो बीजों का उत्पादन करें, अधिक लाभ प्रदान करने वाले बीजों का. नेशनल सीड्स प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ. राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम was launched in 1977 in collaboration with World Bank, covering 9 states of Punjab, Haryana, UP, Bihar, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Rajasthan. ठीक है, तो पहला जो स्थान आता है वो है अधिक उपज देने वाले बीज. दूसरे स्थान पर हम लेंगे इरिगेशन, सिंचाई. Irrigation is the second most important component of green revolution technology after HYV seeds. अधिक लब्धि देने वाले बीजों के बाद जो दूसरा स्थान रखता है वो है सिंचाई. यदि विश्वस्त यानी एश्योर्ड और रेगुलर सप्लाई, नियमित आपूर्ति है पानी की, तो फसलों को होने वाला जो संभावित नुकसान है उसकी भरपाई हो जाती है. भारतीय जो वर्षा है वो अनियमित है, सीजनल है और अनप्रिडिक्टेबल भी है. तो इस दृष्टि से इरिगेशन पोटेंशियल जो है उसको विकसित करना ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है. इस दृष्टि से ग्राउंड वाटर रिवॉल्यूशन भी प्रारंभ हुआ और जिसमें ट्यूब वेल्स